किस पे आपको डिफरेंट किस्म के लेंस मिल सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट स्टेज पर असल में बस हम लोग क्या एडजस्ट करते हैं, अपनी स्लाइड को एडजस्ट करते हैं। ये डिस्टेंस बता रहा होता है कि स्लाइड का स्टेज पे कितना है, और ये जो है ना, ये इसके ज़रिए आप ये वर्नियर कैलिपर टाइप सा होता है, और इसके ज़रिए आप स्लाइड को क्या करते हैं, सिक्योर करते हैं। देन वो कह रहा है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव लेंस जो होते हैं आपके पास, उनके अंदर आपके पास ये स्लाइड है। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। द मेन टास्क ऑफ ऑब्जेक्टिव इज टू कलेक्ट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट, यानी कि जितनी है लाइट हमारे पास अपर्चर से गुजर के आ रही है, उसको मैक्सिमम को हम क्या कर लें, यूज़ कर लें, कंज्यूम कर लें, ताकि हमारे पास एक अच्छी इमेज बन सके। इमेज किस पे बन सके, इमेज हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस के अंदर बन सके, ऑब्जेक्टिव लेंस उसको फोकस कर सके। मैग्नीफाइंग पावर, अब दो चीज़ें हैं जो डिपेंड करती हैं, एक रिजॉल्विंग पावर, एक मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर हमें उस चीज़ को, उसकी जो इमेज होती है, एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल जो उसका साइज़ होता है, उससे कितना मैग्नीफाई करके दिखा रही है, उससे कहते हैं मैग्नीफिकेशन पावर। और रिजॉल्विंग पावर होती है जो कि हमें दिखाती है कि दो चीज़ों में कितना फ़र्क, कितना डिफरेंस है, यानी कि दो सेल इकट्ठे पड़े हुए हैं, वो आपस में कितने डिस्टेंस से पड़े हुए हैं, ये चीज़ हमें रिजॉल्विंग पावर शो करती है। वो 1/1 से किस पे ले सकती है, 100 to 1 पे ले जाती है एक नॉर्मल बायोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट में। The ability of an object to resolve detail is indicated by numerical aperture। अब numerical aperture क्या है, ये एक वैल्यू है किसके दरमियान, ये आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो है ना ये एंगल जिसके थ्रू लाइट एंटर कर रही है इनटू ऑब्जेक्टिव, ठीक है, इन दोनों के दरमियान में क्या है, आपके पास एक रेशियो है। इस रेशियो को जब हम निकालते हैं तो हमारे पास क्या आती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, न्यूमेरिकल अपर्चर आता है। ठीक है, वो बताते हैं कि ये दो चीज़ें कितना रिजॉल्व कर सकती हैं। द रेजोल्यूशन इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू डॉट्स। रेजोल्यूशन क्या है, स्मॉलर डिस्टेंस है बिटवीन टू डॉट्स और लाइन दैट कैन बी सीन एज सेपरेट एंटिटीज़। अब रिजोल्यूशन जो है वो किस किस पे डिपेंड करती है, एक तो मैंने आपको बताया न्यूमेरिकल अपर्चर पे, लेकिन साथ ही साथ वो इस चीज़ पर भी डिपेंड करती है कि जो वेवलेंथ ऑफ लाइट आ रही है वो किस वेवलेंथ की है, आया वो ब्लू लाइट है, रेड लाइट है, मोनोक्रोमेटिक है, वाइट लाइट है, इसके ऊपर भी वो डिपेंड करती है रेजोल्यूशन। अब आपने अगर रेजोल्यूशन निकालनी है इस फॉर्मूले से, सिंपली एन ए को आप किससे मल्टीप्लाई कर दें, वेवलेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास रेजोल्यूशन आ जाएगी। एज न्यूमेरिकल अपर्चर इंक्रीज रेजोल्यूशन पावर डिक्रीजेस, जैसे जैसे न्यूमेरिकल अपर्चर बढ़ता जाएगा रेजोल्यूशन क्या होती जाएगी, कम। अब टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव भी अगेन जब आप लोगों को मैंने बताया लेंस के होते हैं, एक एक्रोमेटिक होते हैं जिसमें आप सिर्फ ब्लू और रेड लाइट को डील कर रहे होते हैं, आप उनके जो क्रोमेटिक एब्रेशन है उसको सेट कर रहे होते हैं, या एपोक्रोमेटिक हो सकते हैं, और यहाँ पे प्लेन एपोक्रोमेटिक्स, ठीक है, जिसके अंदर आपको फ्लैट व्यू नज़र आता है किसका, आपका आपकी स्लाइड का, और आप उसकी क्या ले सकते हैं, आप उसकी पिक्चर भी ले सकते हैं। अब किसी जो बच्चे आप लोगों ने जो क्वेश्चन किया था ना, वो उसका आंसर आने लगे। असल में हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस के दरमियान में ये हमारा जो स्लाइड है और ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है। अब इस ऑब्जेक्टिव लेंस और स्लाइड के दरमियान में जितना डिस्टेंस इंक्रीज करता जाएगा ना, उतनी ज़्यादा हमारे पास रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन भी इफेक्ट होगा। ठीक है, माइक्रोस्कोप्स हैव अप टू 6 ऑब्जेक्ट और माउंटेड ऑन अ रिवॉल्विंग नोज पीस। ठीक है, ये रिवॉल्विंग नोज पीस के ऊपर लेंस होती हैं। मोस्ट डिटेक्टिव लेंस आर डिज़ाइन फॉर द यूज़ ऑफ कवर ग्लास प्रोटेक्टिंग द ऑब्जेक्ट, यानी कि बहुत से ऐसे हमारे पास होते हैं, हम लोग साइड्स होती हैं जिसको हम कवर ग्लासेस, स्पेशली हिस्टोलॉजी के अंदर जब मैंने आप लोगों को एक वो दिया था, रिव्यू दिया था, एक डेमोस्ट्रेशन लेक्चर दिया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि हम अपनी स्लाइड्स को प्रिजर्व करते हैं, उनको माउंट करते हैं विद द यूज़ ऑफ टीपीएक्स कवर स्लाइड के ज़रिए, ताकि हमारा जो कलर है वो क्या रहे, प्रिजर्व रहे। तो उस सूरत के अंदर हम लोगों ने उस अपर्चर को सेट करना होता है कि अब वो, अब थिकनेस ग्लास की क्या होगी, इंक्रीज, तो उसके अंदर स्लाइड की थिकनेस प्लस ग्लास की थिकनेस से गुजर के लाइट ने किस में आना है, ऑब्जेक्टिव। तो इस चीज़ को भी रखा जाता है, और हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे एक जो यूजली आमतौर पे होती है ग्लास लाइट की जो थिकनेस है वो 0.17 मिलीमीटर होती है। अगेन इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। अब वो कह रहे हैं कि आपके पास ये 20 का है और ये वर्किंग डिस्टेंस, ठीक है, वर्किंग डिस्टेंस मतलब कि हमारे लेंस से लेके ऑब्जेक्टिव लेंस से लेके स्लाइड तक का जो डिस्टेंस है ये क्या है, वर्किंग डिस्टेंस। इस वर्किंग डिस्टेंस को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट
तो हमारे पास ये है ना डिफरेंट लेंस के। अब जितना ज़्यादा लेंस हायर पावर का होता जाएगा उतनी ज़्यादा उसका जो वर्किंग डिस्टेंस है वो रिड्यूस होता जाएगा। अब रिड्यूस होने से क्या होगा, हमारे दरमियान का जो मीडियम है ना वो क्या हो जाएगा, मैं बता रही थी कि हमारे पास ये जो होता है ना ऑब्जेक्टिव लेंस, इसका हमारे पास एक डिस्टेंस होता है स्लाइड के साथ। ये मुझे किसी बच्चे ने रिपीट करने का कहा इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ। इसका एक डिस्टेंस होता है ग्लास स्लाइड के साथ, ठीक है। अब सॉरी स्लाइड के साथ, अब स्लाइड के ऊपर समटाइम हमारे पास ग्लास स्लाइड भी होती है, ठीक है। अब ग्लास लाइट हम कोशिश करते हैं बहुत ज़्यादा थिक ना हो, जितनी ज़्यादा थिक होगी उतनी लाइट की आपको पता है कि रिटार्डेशन होने के चांसेस हैं, तो इसलिए कोशिश की जाती है कि उसका जो यूजुअल डिस्टेंस है वो क्या हो, 0.17 मिलीमीटर हो। अब मैं आपको बताई थी कि ये जो डिफरेंट हमारे पास लेंसेज होते हैं, आप लोग लेंस को मूव करके देखना, रोटेट करके देखना। आप जितना वो बड़ा लेंस होता जाता है ना उतना उसका ये डिस्टेंस क्या होता जाता है, कम होता जाता है। जितना ये डिस्टेंस कम होता जाता है उतना बीच का मीडियम भी क्या होता जाता है, कम होता जाता है। इसीलिए हम लोग ऑयल को यूज़ करते हैं, ऑयल इमर्जन यूज़ करते हैं लेंस। इससे क्या होता है ऑयल इमर्जन से कि हमारे पास एक मीडियम बन जाता है, और जितना अच्छा मीडियम होगा उतनी ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करेगी और उतना हमारे पास क्या बनता जाएगा, एक अच्छी और शार्प इमेज बनेगी, ठीक है। अबव नोज पीस इज द बॉडी, बॉडी ट्यूब है, ठीक है। ये बॉडी ट्यूब है आपके पास, और इधर ये बॉडी ट्यूब है आपके पास। थ्री मेन फॉर्म्स आर अवेलेबल, मोनोन्यूक्लियर, यानी कि ये जो आपके पास है ये तीन किस्म के हो सकती हैं, मोनोन्यूक्लियर और एक बाइनोक्लियर और एक कंबाइंड फोटो बाइनोक्लियर। फोटो बाइनोक्लियर वो होता है जिसके ज़रिए आप पिक्चर भी कैप्चर कर सकते हैं, और ये मोस्टली जेनेटिक्स लैब के अंदर होते हैं। Alteration of this distance may alter the mechanical tube length and thus the length of the ऑप्टिकल पाथ, यानी कि लाइट का जो पाथवे है जो मैंने आपको फर्स्ट इमेज के अंदर यहाँ पे दिखाया था, ये इफ़ेक्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ लाइक मीन ये, ठीक है। ये जितना ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा उतना ऑप्टिकल पाथवे इंक्रीज़ करेगा, जितना ये छोटी होगी ट्यूब उतना वो रिड्यूस करेगा, ठीक है। ये ऑप्टिकल पाथवे की एडजस्टमेंट से मुराद ये है। अक्सर मकसद हमारा क्या है, हमारा मकसद ये है कि हमारे पास एक अच्छी शार्प इमेज आए, ठीक है, जिसके अंदर हमें बैकग्राउंड भी नज़र आ रहा हो, वो भी नज़र आ रहा हो। अच्छा, अब मुझे एक क्वेश्चन किसी बच्चे ने पूछा था कि सेल्स हमें कुछ हाई पावर पे नज़र आते हैं, कुछ लो पावर पे। असल में बात ये है कि बहुत से सेल्स साइज़ पे भी डिपेंड करते हैं, ठीक है। आप जितनी आप लेंस की पावर इंक्रीज़ करें, इसका मतलब आप उसकी मैग्नीफिकेशन और उसकी रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज़ करें, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सेल बड़े साइज़ के हैं वो आपको छोटी पावर पे भी सेल नज़र आएंगे, बट आप उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकेंगे, उनकी काउंटिंग नहीं अलग-अलग कर सकेंगे। तो जैसे जैसे आप रिजॉल्विंग पावर या मैग्नीफिकेशन पावर आप इंक्रीज़ करते जाते हैं, इसीलिए आपको सेल्स जो छोटे सेल्स भी हैं, जैसे इवन प्लेटलेट भी छोटे से हैं, वो भी आपको बैकग्राउंड में नज़र आने लग जाते हैं, और आपके पास रेजोल्यूशन पावर भी यानी नंबर ऑफ सेल्स भी अलग-अलग नज़र आने लग जाते हैं जिनको आप काउंट कर सकते हैं। इज़ इट क्लियर? जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा था उसको